19वां परिच्छेद। झूठा इल्ज़ाम। 1 बजने के समय मजिस्टर साहब इजलास में आकर बैठे और मैं उनके सामने पेश की गई। मैंने अपनी जिंदगी में पहले ही पहल कचहरी और इजलास देखे थे, इसलिए यहाँ पर मैं उसका कुछ हाल लिखती, पर अदालत कचहरी बहुतेरे की देखी हुई चीज है, इसलिए उसका वर्णन करके अब मैं आगे बढ़ती हूँ। हाकिम एक खूब ऊंचे तख्त के बीचों बीच रखी हुई कुर्सी पर विराजे थे और उनके बगल में लाल पगड़ी बांधे पेशकार बैठे थे। मैं उनके सामने परंतु कुछ दूर दीवार से सटे हुए एक कटघरे में ले जाकर खड़ी की गई थी और उस कटघरे के बाहर मेरे अगल बगल 2 कांस्टेबल खड़े हुए थे। इन कांस्टेबलों में दयावान रघुनाथ सिंह या शिवराम तिवारी न थे, वरन कोई और ही थे। अस्तु जब हाकिम अपना कुछ और जरूरी काम कर चुके, तब कोतवाल साहब ने उस तख्त के पास जा और हाकिम को संबोधन करके यूं कहा, हुजूर, दौलतपुर में 5 और रसूलपुर में 2 खून जिस नौजवान लड़की ने किए हैं, वो हजरत के सामने पेश की गई है। इसने रसूलपुर में सुपरिंटेंडेंट पुलिस और मेरे सामने जो इजहार दिया था वो गलत था, लेकिन कानपुर की कोतवाली में आने पर इसने अपनी रजामंदी से सही बयान लिखवाया है और इस कागज पर अपने अंगूठे का निशान भी कर दिया है। इसके अलावा इस खून की पूरी तहकीकात की गई है और मुकम्मल रिपोर्ट हुजूर की खिदमत में पेश होने के लिए तैयार है। यूं कहकर कोतवाल साहब चुप हो गए और हाकिम मजिस्ट्रेट ने उनसे कहा, अच्छी बात है, आप सिलसिलेवार इस खून की बात बयान पर जाइए। ये सुनकर कोतवाल साहब ने अपनी मुट्ठी में दबे हुए बादामी कागजों को खोला और उन्हें ठीक तरह से हाथ में लेकर पढ़ना प्रारंभ किया। 9 बजने के करीब कोतवाली में दौलतपुर के 3 हरवाहे आए और वे मेरे रूबरू पेश किए गए। मैं उस वक्त कोतवाली में ही मौजूद था, इसलिए मैंने इन तीनों हरवाहों को फौरन अपने सामने बुलाकर उन सबों का बयान लिया और उस कागज पर उन तीनों के अंगूठे का निशान करा लिया। मेरे आगे आकर और मेरा हुक्म पाकर वे तीनों करीने से बैठ गए और बाद इसके उन तीनों में से फल्गू नाम के हरवाहे ने यूं अपना बयान लिखवाया, मेरा नाम फल्गू है और मेरे इन दोनों साथियों में से जो मेरी दाहिनी ओर बैठा है उसका नाम धोड़ा है और बाईं ओर वाले का नाम घोघा। हम तीनों जात के कोयरी हैं और दौलतपुर नाम के गांव में रहते हैं। कई बरस से, शायद 5 या 6-7 साल से हम लोग उसी गांव के एक ब्राह्मण विश्वनाथ तिवारी के यहाँ नौकरी करते और उनका खेत जोतते थे। हम सब 4 हरवाहे थे, जिनमें से एक चौथा कालू नाम का कुर्मी था जो कत्ल किया गया। खैर, हम सब इन्हीं तिवारी जी के यहाँ नौकरी करते थे और बड़े आराम से अपना दिन बिताते थे। इधर 15 दिन से ऊपर हुआ होगा कि उन्हीं तिवारी जी की स्त्री प्लेग से मर गईं। उनका क्रियाकर्म करके तिवारी जी भी मांदे पड़े और कल की रात कूच कर गए। आजकल मेरे गांव में बड़े जोर शोर से प्लेग फैला हुआ है और गांव के लोग बराबर घर द्वार छोड़ छाड़ कर इधर उधर भागे जा रहे हैं। इसलिए जब तिवारी जी की मिट्टी उठाने गांव के कोई लोग न आए तो हम ही चारों हरवाहे उन्हें उठाकर गंगा किनारे ले गए और उन्हें जल में बहा आए। जब हम लोग मुर्दे को गंगा में बहाकर लौटना चाहते थे, तब इन्हीं तिवारी जी की नौजवान और कुंवारी लड़की दुलारी मिली। पर जब हम लोगों की जबानी उसने ये सुना कि उसके बाप यूं ही बिना जलाए ही गंगा में बहा दिए गए हैं, तब वो बड़े जोर से चीख उठी और चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ी। ये देखकर हम लोग उसे उसके घर उठा लाए और एक चारपाई पर लिटाकर आपस में ये सलाह करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। आखिर कालू की सलाह से हम तीनों तो अपने अपने घर चले गए और कालू उस लड़की दुलारी की देखभाल और टहल चाकरी करने के लिए वहीं रह गया। अपने दयावान मालिक के मरने का हम लोगों को बड़ा दुख हुआ था, इसलिए सारी रात हम सबों को नींद न आई और बड़े तड़के हम लोग अपने मालिक के मकान पर पहुंचे। मालिक के मकान पर हम लोग पहुंचे तो सही, पर वहां जाकर जो कुछ हम लोगों ने देखा उससे हम लोगों के सारे होश हवास गायब हो गए और हम लोग हुजूर के पास दौड़े हुए चले आए थे। यहाँ सो पढ़कर कोतवाल साहब फिर यूं कहने लगे। बस इतना कहकर जब फल्गू चुप हो गया, तब मैंने उससे यूं कहा, अच्छा अब उसके आगे का हाल झटपट कह जाओ। ये सुनकर फल्गू कहने लगा, हुजूर, मालिक के मकान पर आकर हम लोगों ने मकान का सदर दरवाजा खुला पाया।
ये देखकर हम लोगों ने कालू कालू और दुलारी दुलारी कहकर कई आवाजें दी, पर जब उन दोनों में से कोई भी न बोला तब हम लोग बड़ा ताज्जुब करते हुए मकान के अंदर घुसे। भीतर जाकर हम लोगों ने क्या देखा कि घर की सब कोठरियों के सारे दरवाजे खुले हुए हैं और मकान की सारी चीजें गायब हैं। ये देखकर हम लोग बड़े चकपकाए कि क्या इस घर में रात को डाका पड़ा जो सब चीज बस्त नादारत हैं। खैर यूं ही 3-4 कोठरियों को देखकर हम लोग एक और कोठरी में घुसे और वहां की लीला देखकर एकदम घबरा गए। तो उस कोठरी में हम लोगों ने क्या देखा, यही कि उन्हीं तिवारी का पड़ोसी हिरवा नाऊ धरती में मरा हुआ पड़ा है। ये अजीब तमाशा देखकर हम लोगों को काट मार गया और देर तक हम लोग उसी कोठरी में खड़े खड़े हिरवा के मुर्दे की ओर देखते रहे। इसके बाद हम लोग उस कोठरी से बाहर निकलकर रसोई घर में पहुंचे और वहां जो कुछ दिखलाई दिया उससे हम लोगों की मानो जान निकल गई। देर तक हम तीनों एक दूसरे को थामे हुए उस सड़ी कोठरी की लीला देखते रहे। इसके बाद फिर आप ही आप हम लोग अपने आपे में आए और फिर सारा घर देखभाल कर हुजूर की खिदमत में दाखिल हुए। तो रसोई घर में हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे गांव के रहने वाले धाना और परसा के तो सिर धड़ से अलग होकर एक ओर लुढ़क रहे हैं और नब्बू के कलेजे में एक तलवार घुसेड़ी हुई है। फकत इतना ही नहीं, वरन एक चौथा आदमी भी जिसका नाम कालू था और जो तिवारी जी के हम 4 हरवाहों में से एक था, एक और मरा हुआ पड़ा है। इस कालू के कंधे में तलवार का बड़ा गहरा घाव हो रहा है। बस गरीब पर घर, ये सब अजीब तमाशा देखकर हम लोगों की तो अकल कूच कर गई। फिर तो देर तक हम लोग सारे घर की देखभाल करते रहे, पर उस घर में एक बुहारी भी बची हुई नहीं दिखलाई दी। ये सब था, पर तिवारी जी की उस नौजवान और कुंवारी लड़की दुलारी का कहीं पता न था। ये सब देख सुनकर हम लोग उस मकान से बाहर हुए और गौशाला में दुलारी को खोजने लगे, पर वो कहीं भी न मिली। हाँ, गौशाला की देखभाल करने पर ये हम लोगों को मालूम हो गया कि भूसा ढोने का एक छकड़ा और सारे गाय बैल भी गायब हैं। बस हुजूर, ये सब लीला देख सुनकर तो हम लोग यही समझते हैं कि शायद रात को डाकू आए होंगे, पर जब दुलारी की चिल्लाहट सुनकर उसकी मदद के लिए कालू, धाना, परसा वगैरह उस मकान में गए होंगे तो डाकुओं ने उन सबों को मार डाला होगा और घर के सब सामानों के साथ वे लोग दुलारी को भी पकड़ ले गए होंगे और साथ ही इसके चीज असबाब ले जाने के लिए बैलों को जोत कर उस छकड़े को भी अपने साथ ले गए होंगे। मगर एक बात उस कोठरी में जिससे कि धाना इत्यादि कटे पड़े हैं बड़ी विचित्र देखने में आई, वो ये कि कालू के मुर्दे के पास एक पानी भरी मिट्टी की गगरी रखी हुई है। उस गगरी के देखने से हुजूर ये बात भली भांति समझ लेंगे कि वहां पर वो गगरी लड़ाई झगड़े के होने के पहले कभी भी न रही होगी, बल्कि बात को पहुंचाई गई होगी। तो उस गगरी को उस घर में कौन ले गया, ये बात हम लोग नहीं जानते। फकत इतना ही नहीं, वरन उस कोठरी में और उस कोठरी के बाहर भी कई एक कदम तक खून से भरे हुए दुलारी के पैर के निशान मौजूद हैं। इससे ये मालूम होता है कि धाना वगैरह के मरने के बाद भी दुलारी उस घर में मौजूद थी। हुजूर, दुलारी के पैर के निशान हम लोग अच्छी तरह पहचानते हैं, लेकिन दुलारी के पैर के निशान वहां कैसे बने? क्या वह उन सबों के मरने के बाद भी उस घर में मौजूद थी? एक बात हुजूर से और अर्ज कर देनी है, वो ये कि अब इस कोठरी और उसके बाहर हम लोगों के भी पैर के दाग पड़ गए हैं, क्योंकि हम लोग धड़धड़ाते हुए उस कोठरी में घुस गए थे, इसलिए वहां पर फैले हुए खून में हम लोगों के पैर डूब गए थे। सो उस कोठरी में और उसके बाहर भी हम लोगों के पैर के निशान अब पड़ गए हैं। पीछे हम लोगों ने बाहर आंगन में आकर अपने अपने पैर धो डाले हैं। बस गरीब पर घर, यही तो वहां का हाल है जिसकी रिपोर्ट लिखाने हम लोग हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए हैं। यहाँ पर इतना और भी अर्ज कर देना मुनासिब होगा कि उस वारदात की रिपोर्ट लिखाने जब हम लोग वहां से चलने लगे थे तब पहले हीरवा की माँ हुलसिया के घर गए थे, पर वहां जाकर हुलसिया को हम लोगों ने बुखार में बेसुध पाया और हिरवा की जोरू को घर पर मौजूद न पाया। बस बंदे निवाज हम लोगों का यही बयान है जो ठीक ठीक लिखाया गया है। इसके अलावे इस खून या डकैती के मामले में हम लोग और कुछ भी नहीं जानते। यहाँ लो पढ़कर कोतवाल साहब ने हाकिम से यूं कहा, बंदे निवाज, उन तीनों हरवाहों के दिए हुए इस इजहार को कलमबद्ध कर और इस पर उन तीनों के अंगूठे की छाप लेकर
उन तीनों को तो बेड़ी हथकड़ी भर दी गई है और पुलिस के अफसर सुपरिंटेंडेंट साहब को टेलीफोन से इस वारदात की खबर दी गई। इसके जवाब में उन्होंने यूं कहा कि दौलतपुर चलने का काफी इंतजाम करो, मैं भी अभी आता हूँ। गरज आध घंटे के अंदर सुपरिंटेंडेंट साहब आ गए और उनके हुक्म मुजिब 8 कांस्टेबलों के पहरे में फल्गू, ठोड़ा और घोंघा को साथ लेकर हम लोग गाड़ियों पर सवार होकर दौलतपुर की तरफ रवाने हुए। रास्ते में मैंने साहब बहादुर को फल्गू के दिए हुए इजहार को सुना दिया था। उसे सुन और फल्गू वगैरह से उसकी तस्दीक कराकर जनाब सुपरिंटेंडेंट साहब बहादुर ने उस कागज पर अपना दस्तखत कर दिया है और मेरी भी उस पर सही हो रही है। खैर, हम लोग दोपहर होते होते उस गांव में पहुंच गए और विश्वनाथ तिवारी के मकान पर जाकर अच्छी तरह उस घर की देखभाल की गई। वाकई हुजूर, उस घर की उस वक्त वैसी ही हालत थी जैसी कि फल्गू ने अपने बयान में बतलाई थी। फिक्र हकीकत घर की हालत देखने से यही यकीन होता था कि रात को जरूर इस मकान में डाका पड़ा है। मगर खैर, वे 5 मुर्दे तो पुलिस की निगरानी में कारोनर की जांच के लिए कानपुर रवाने किए गए हैं और हम लोग उस खून की तहकीकात करने लगे। गो उस गांव के बहुतेरे आदमी प्लेग के डर से इधर उधर भाग गए थे, पर जो मौजूद थे उनसे पूछने पर किसी ने भी उस वारदात के बारे में कुछ भी नहीं बतलाया। हिरवा की माँ को भी हम लोग देखने गए थे, पर फल्गू के कहने मुजिब वो बुखार में बदहवास पड़ी थी और हिरवा की जोरू का कहीं पता न था। ये सब देख सुनकर उस वक्त हम लोगों ने यही समझा था कि डाकू लोग दुलारी के साथ ही हिरवा की जोरू को भी पकड़ ले गए हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो ख्याल गलत साबित हो गया और एक नया ही गुल खिल उठा। बस इतना कहते कहते कोतवाल साहब जरा रुके थे कि चट हाकिम ने उनसे पूछा, ये नया गुल क्या खिल उठा? ये सुन कोतवाल साहब फिर कहने लगे, दोपहर ढलने पर 1 बजे के करीब रसूलपुर के थानेदार अब्दुल्ला हिंगन चौकीदार के साथ एक इक्के पर सवार वहां आ गए। बस जब उनसे वहां आने का सबब पूछा गया तब उन्होंने यूं कहा कि आज एक पहर दिन चढ़ते चढ़ते एक नौजवान और निहायत हसीन लड़की रसूलपुर के थाने पर पहुंची और उसने मुझसे यूं कहा कि मेरे घर में रात को 5 खून हो गए हैं, उनकी रिपोर्ट आप लिख लीजिए। यूं कहकर उस औरत ने एक अजीबो गरीब दास्तान कह सुनाई। बस उस औरत की वो अनोखी बात सुनकर मैंने उसे यूं ही एक कोठरी में बंद करके उसके पहरे का काफी इंतजाम कर दिया और हिंगन चौकीदार के साथ यहाँ के लिए फौरन कूच किया। वो नौजवान लड़की या औरत अपना नाम दुलारी बतलाती है। बस अब्दुल्ला की जबानी ये हाल सुनकर हम लोगों ने गौर के साथ फिर उस घर को, जिसमें कि 4 लाशें पड़ी हुई थी, अच्छी तरह देखा। तो क्या देखा कि उस घर से लेकर बाहर आंगन तक छोटे छोटे पंजे, पैर के निशान पड़े हुए हैं। उन निशानों को देखकर अब्दुल्ला ने यूं कहा कि गालिबन ये उसी लड़की दुलारी के पैर के निशान होंगे, क्योंकि उसके पैर ऐसे ही छोटे और नाजुक हैं। इस बात को साहब बहादुर ने मान लिया और हम लोगों ने यही गुमान किया कि उस बहादुर लड़की ने एक कोठरी में एक शख्स को गला घोट कर मार डाला। फिर वो दूसरी कोठरी में 4-4 आदमियों को काट कर खुद रिपोर्ट करने रसूलपुर के थाने पर पहुंची है। मगर खैर, फिर तो ये बात ठीक समझ ली गई कि छोटे पंजे के निशान दुलारी के पैर के ही हैं, क्योंकि फल्गू ने भी अपने बयान में ऐसा ही कहा है। बस इसके बाद साहब बहादुर ने अब्दुल्ला को ये हुक्म देकर फौरन रुखसत किया कि बस उस औरत को कानपुर की कोतवाली में हाजिर करो और उसके आने पर मुझसे यूं कहा कि फल्गू वगैरह इन तीनों को अभी कानपुर की कोतवाली में ले जाकर रखना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर नाहक ठहर कर देर करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इस मकान की निगरानी के लिए एक पुलिसमैन यहाँ पर जरूर छोड़ देना चाहिए। बस साहब बहादुर का हुक्म सुनकर एक कांस्टेबल को उस मकान की निगरानी के लिए छोड़ दिया गया और उन तीनों कैदियों को अपने साथ लेकर शाम होते होते हम लोग कानपुर लौट तो आए, पर पिछली रात को एक दूसरी खौफनाक खबर मिली। ये सुनकर हाकिम ने पूछा, वो कौन सी खबर थी? इस पर कोतवाल साहब कहने लगे, जी अर्ज करता हूँ, मेरी ये हमेशा की आदत है कि मैं रात को चाहे कभी सोऊं, पर पिछली रात को उठ बैठता हूँ। बस मैं 3 बजे रात को उठ और फारिग वारिग होकर कुछ लिखने पढ़ने बैठा ही था कि इतने ही में रसूलपुर गांव के थाने के 2 चौकीदार घबराए हुए कोतवाली में आए।
उनके आने की खबर मुझे तुरंत दी गई और फौरन वे दोनों मेरे रूबरू पहुंचाए गए। जब वे दोनों मेरे सामने आकर करीने से बैठ गए, तब मैंने उनसे पूछा, तुम दोनों रसूलपुर गांव के चौकीदार हो? इस पर उन दोनों ने हाँ कहा। तब फिर मैंने पूछा, तुम दोनों का नाम क्या है और किस गरज से यहाँ आए हो? ये सुनकर उन दोनों में से एक ने कहा, बंदे नेवाज, मेरा नाम रामदयाल है और मेरे इस जोड़ीदार का नाम कादिर बख्श। मेरे उस गांव रसूलपुर के थानेदार अब्दुल्ला खां और चौकीदार हिंगन खां का आज रात को खून हो गया है। ये जानते ही हम दोनों चौकीदार अपने गांव से रवाने हुए और हुजूर की खिदमत में बस मामले की रिपोर्ट लिखाने आए हैं। बस यहाँ तक पढ़कर कोतवाल साहब जरा ठहरे ही थे कि झट मजिस्टर साहब ने उनसे यूं कहा, उन दोनों चौकीदारों ने जो रिपोर्ट लिखवाई है उसे पढ़ो। ये सुनकर कोतवाल साहब ने बहुत खूब कहकर रामदयाल की लिखाई हुई रिपोर्ट को यूं पढ़ना प्रारंभ किया। हुजूर, मेरा नाम रामदयाल है और मेरे जोड़ीदार का नाम कादिर बख्श है। हम दोनों रसूलपुर गांव के थाने के चौकीदार हैं। उसी थाने पर अभी कई घंटे हुए आज ही की रात को 2 खून हो गए हैं। हम दोनों में से एक तो खुद वहां के थानेदार अब्दुल्ला खां थे और दूसरे हिंगन खां चौकीदार। उन दोनों के खून होने की खबर हम लोगों को दुलारी नाम की एक नौजवान लड़की ने दी। इस वारदात का खुलासा हाल ये है कि कल दिन के 10 बजने के समय एक नौजवान लड़की एक बैलगाड़ी पर चढ़ी हुई रसूलपुर गांव के थाने पर आई। उस समय हम सब अर्थात हिंगन चौकीदार को छोड़कर बाकी के हम सब तो अपनी कोठरी में थे। सिर्फ हिंगन चौकीदार थानेदार के पास था। जब वो लड़की थाने पर पहुंची तब पहले उसकी बातचीत हिंगन के साथ हुई थी। इसके बाद वो थानेदार के सामने गई थी। ऐसा ही हम लोगों ने हिंगन चौकीदार की जबानी सुना था, पर उस लड़की या औरत की हिंगन थानेदार अब्दुल्ला के साथ क्या क्या बातचीत हुई थी उसे हम लोग नहीं जान सके, क्योंकि उस वक्त हम लोग वहां पर मौजूद नहीं थे। हाँ, कुछ देर के बाद जब थानेदार ने उस लड़की को कैद वाली कोठरी में बंद कर दिया, तब हम लोगों को बुलाकर ये हुक्म दिया कि ये लड़की दौलतपुर नाम के गांव से आई है और अपने घर में 5 खून हो जाने की बात कहती है। इसलिए मैं तो अभी हिंगन चौकीदार के साथ इसके गांव पर उन खूनों का तहकीकात करने के लिए जाता हूं और तुम सबों को ये हुक्म दिए जाता हूं कि पारी पारी से 2-2 चौकीदार इस खूनी औरत की खूब मुस्तैदी के साथ खबरदारी करना। बस इतना ही कहकर थानेदार अब्दुल्ला खां तो हिंगन चौकीदार के साथ उसी औरत की बैलगाड़ी पर सवार होकर दौलतपुर गांव की ओर चले गए और हम 2 चौकीदार यानी मैं, रामदयाल मिश्र और दियानत हुसैन चौकीदार उस दुलारी नाम की औरत की चौकसी करने लगे। फिर जब रात को एक इक्के पर चढ़े हुए हिंगन चौकीदार के साथ अब्दुल्ला खां लौट आए और खाना वाना खाकर शराब पीने लगे, तब उन्होंने हिंगन को छोड़कर बाकी के हम सब चौकीदारों को अपने सामने बुलाकर ये हुक्म दिया कि अब तुम सब अपनी कोठरी में जाकर आराम करो, क्योंकि अब मैं इस कैदी औरत का इजहार लूंगा और इससे उन खूनों को कबूल कराऊंगा। इसमें मुमकिन है कि वो औरत खूब शोरगुल मचावे, मगर तुम लोग उसकी चीख या चिल्लाहट सुनकर यहाँ हरगिज मत आना और अपनी कोठरी में ही रहना। यहाँ मेरे पास सिर्फ हिंगन रहेगा। बस थानेदार साहब का ऐसा हुक्म सुनकर हम सब चौकीदार अपनी कोठरी में चले गए और आग सुलगाकर बैठे हुए आपस में तरह तरह की बातचीत करने लगे। फिर बड़ी देर के बाद जब उसी औरत ने हम लोगों के पास आकर अब्दुल्ला और हिंगन के खून होने की बात कही, तब हम लोगों ने मारे घबराहट के उस औरत को तो अपनी ही कोठरी में बंद कर दिया और दौड़े हुए जाकर क्या देखा कि थानेदार वाली कोठरी में तखत के ऊपर अब्दुल्ला का धर पड़ा हुआ है। सिर उसका कोठरी की धरती में लुढ़क रहा है। हिंगन भी उसी तखत पर मरा हुआ पड़ा है और उसके कलेजे में तलवार भोंकी हुई है। ये अजीब तमाशा देखकर हम लोग बड़े घबरा गए, पर फिर आपस में सलाह करके 4 चौकीदारों को तो उस औरत की निगरानी के वास्ते वहीं छोड़ दिया और मैं रामदयाल अपने जोड़ीदार कादिर बख्श के साथ उस वारदात की रिपोर्ट करने यहाँ हुजूर की खिदमत में आकर हाजिर हुआ। इस औरत दुलारी ने तो हम सबों से ये बात कही कि मेरी खातिर अब्दुल्ला और हिंगन आपस में कट मरे हैं, पर हम सब लोग वह नहीं कह सकते कि असल बात क्या है, यानी वे दोनों आपस में लड़ झगड़ कर खुद मरे हैं या अपनी इज्जत आबरू बचाने की नीयत से उस औरत ने ही किसी ढंग से उन दोनों को मार डाला है। ये बात तो फकत परमेश्वर ही जान सकता है। हुजूर, रसूलपुर थाने पर हम सब 8 चौकीदार थे, जिनमें से करीमन नाम का एक चौकीदार
आज 5 दिन हुए 15 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर गया है और हिंगन मारा ही गया है। बस अब हम लोग सिर्फ 6 चौकीदार वहां पर हैं। बस बंदे नेवाज उन दोनों खूनों के बारे में जो कुछ हम लोग जानते थे उसकी रिपोर्ट हुजूर की खिदमत में लिखवा दी गई। बस यहाँ तक पढ़कर कोतवाल साहब मजिस्टर साहब से फिर यूं कहने लगे, बस हुजूर, उन दोनों चौकीदारों के सब बयान के लिखवाने पर उस कागज पर उन दोनों के अंगूठे की छाप ले ली गई और उस नई वारदात की खबर जनाब सुपरिंटेंडेंट साहब बहादुर को फौरन टेलीफोन के जरिए दी गई। उस खबर के पाते ही वे फौरन कोतवाली में आए और रामदयाल और कादिर बख्श के उस बयान की तस्दीक कर उस पर खुद दस्तखत करके मुझसे भी इस पर सही करा ली। फिर हम लोग गाड़ियों पर सवार होकर रसूलपुर गांव पहुंचे और रामदयाल की बतलाई हुई कोठरी में हम लोगों ने उस औरत को बंद पाया। वो उस कोठरी का दरवाजा अंदर से बंद करके जंगलेदार खिड़की के आगे बैठी हुई थी, पर साहब बहादुर के कहने से फौरन वो उठी और कुंडी खोलकर उस कोठरी से बाहर हुई। तब साहब बहादुर के हुक्म से मैंने उसके हाथों में हथकड़ी भर दी। इसके बाद साहब बहादुर के हुक्म से उसने अपना जो बयान यहाँ पर लिखवाया था वो मेरे पास मौजूद है। इस कागज पर उस औरत के अंगूठे के निशान हैं और साहब बहादुर व मेरी भी सही है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस कागज पर वहाँ के मौजूदा 6 चौकीदारों के अंगूठे के भी निशान साहब बहादुर ने करा लिए हैं। उन 6 मौजूदा चौकीदारों के नाम ये हैं: रामदयाल मिसिर, दियानत हुसैन, कादिर बख्श, मन्नत दुबे, गजाधर पांडे, माता दीन तिवारी। इन 6 के अलावे वो 7वां चौकीदार करीमन छुट्टी लेकर अपने घर गया हुआ है। 8वां चौकीदार हिंगन मारा ही गया है। बस इस तरह उस गांव पर कुल 8 चौकीदार थे, जिनमें से उस वक्त वहां पर 6 चौकीदार मौजूद हैं और अब्दुल्ला थानेदार की जगह पर कानपुर की कोतवाली से मदारी लाल नाम का एक हेड जमादार जो पढ़ा लिखा हुआ भी है तब तक के लिए वहां भेज दिया गया है, जब तक कि कोई दूसरा इंतजाम न होवे। बस यहाँ तक पढ़कर जब कोतवाल साहब चुप हुए तब मजिस्टर साहब ने उनसे कहा, अच्छा, अब इस औरत यानी दुलारी के उस इजहार को पढ़िए जो इसने रसूलपुर के थाने पर दिया था। ये सुनकर कोतवाल साहब मेरे दिए हुए उस बयान का बयान करने लगे और हाकिम ध्यान से उसे सुनने लगे। यूं कहकर मैंने भाई दयाल सिंह की ओर देखकर यूं कहा, क्यों महोदय, क्या रसूलपुर गांव में दिए हुए अपने इजहार को मैं फिर दोबारा सुना जाऊं? ये सुनकर भाई दयाल सिंह के बदले वे साहब बहादुर जो भाई दयाल सिंह और बारिस्टर साहब के बीच में बैठे हुए मेरा इजहार लिख रहे थे, मेरी ओर देख कर यूं बोले, नहीं दुलारी, बस इजहार का बात तुम अपना रसूलपुर का हाल कहने का बकट बोल गया है। इस वास्ते अब दोबारा उस बात का कहने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर मैंने फिर यूं कहा, खैर, तो मेरे रसूलपुर गांव में दिए हुए इजहार के पढ़ने के बाद कोतवाल साहब ने वहां के चौकीदार रामदयाल वगैरह के इजहार को पढ़कर हाकिम को सुनाया था। इस इजहार की बात भी मैं आपके सामने अपनी कहानी के सिलसिले में सुना गई हूँ, इसलिए अब उसके लिए क्या हुक्म होता है? साहब बहादुर ने इस पर यूं कहा, ठीक बात है, अब उस इजहार के सुनाने का कोई काम नहीं है। इस वास्ते अब तुम अपना वो इजहार सुनाओ जो कानपुर की कोतवाली में कोतवाल साहब का आगे दिया था। ये सुनकर मैंने कहा, साहब, मैंने कोतवाल साहब के आगे कोतवाली में आने पर अपना कोई इजहार नहीं लिखवाया था, बल्कि उन्होंने जो एक कोरे कागज पर जबरदस्ती मेरे अंगूठे का निशान ले लिया था उस पर अपने मनमानता मेरा बयान खुद लिख लिया था। ये बात मैं अभी आपके आगे कह गई हूँ। साहब ने कहा, हाँ ठीक बात है, अच्छा, अब तुम वही बयान बोलो। इस पर बहुत अच्छा कहकर मैंने यूं कहा, महोदय, इस प्रकार जब कोतवाल साहब मेरे रसूलपुर गांव में दिए हुए इजहार और उसके बाद रामदयाल इत्यादि चौकीदारों के दिए हुए बयान को पढ़ चुके, तब उन्होंने हाकिम के कहने से वो कागज पढ़ना प्रारंभ किया जिस पर मेरे अंगूठे की छाप बरजोरी ले ली गई थी, जिसमें कोतवाल साहब ने अपनी मनमानता मजून खुद लिख लिया था। इस इजहार की नकल ये है कि हजरत कोतवाल साहब उस कागज को अपनी आंख के आगे करके यूं पढ़ने लगे, मेरा नाम दुलारी है, मेरे बाप का नाम विश्वनाथ तिवारी था, मेरा मकान दौलतपुर नाम के गांव में है, मेरी उम्र इस समय 15 या 16 बरस के लगभग होगी, मैं अभी तक कुंवारी हूँ। आज कई दिन का अरसा हुआ कि मेरे बाप प्लेग से मर गए।
इसके कुछ ही दिन पहले मेरी माँ मर चुकी थी। मेरे बाप जब मरे तब उस गांव का कोई भी उन्हें उठाने नहीं आया था, क्योंकि सारे गांव में प्लेग फूट निकला था। इसलिए मेरे बाप के मरने पर उनके उठाने के लिए जब गांव वालों में से कोई भी न आया, तब मेरे यहाँ जो 4 हरवाहे नौकर थे वे ही मेरे बाप को उठा कर ले गए। ये देखकर मैं भी उन सबों के पीछे पीछे दौड़ी गई। पर जब मैं गंगा किनारे पहुंची तो मैंने क्या देखा कि वे चारों गांव की ओर लौट रहे हैं। ये देखकर जब मैंने उन सबों से यूं पूछा कि तुम लोगों ने मेरे पिता का क्या किया, तो इस पर उन सबों ने जवाब दिया कि उन्हें हम लोगों ने गंगा में बहा दिया। ये सुनते ही मैं उसी जगह चक्कर खाकर गिर गई। पर जब मुझे होश आया तो मैंने अपने तई अपने घर में एक चारपाई पर पड़े हुए पाया। ये देखकर मैं उठ बैठी। इतने ही में मेरी कोठरी में मेरा पड़ोसी हिरवा नाऊ आया और वो मुझसे बुरी बुरी बातें कहकर वाहियात छेड़छाड़ करने लगा। उसकी ऐसी ठिठाई देखकर मैं जल भुनकर खाक हो गई और उसे अपने यहाँ से चले जाने के लिए बार बार कहने लगी। लेकिन इतने पर भी जब वो न माना और ज्यादा हाथ पैर बढ़ाने लगा, तब तो मैं मारे गुस्से के आपे से बाहर हो गई और उसे धरती में पटक कर उसकी छाती पर चढ़ बैठी। इसके बाद फिर तो मैंने ऐसे जोर से उसका गला दबा दिया कि वो आखिर मर ही गया। जब मैंने इस बात का यकीन कर लिया कि अब वो कमबख्त मर गया होगा, तब मैं उसके गले को छोड़कर उसकी छाती पर से हटी। फिर दिया लेकर जब मैंने अच्छी तरह से उसे देखा तो सचमुच मुर्दा पाया। ये देख और दिया आले पर रख कर मैं उस कोठरी से बाहर हुई और एक दूसरी कोठरी में जाकर टहलने लगी। उस समय मुझे ऐसा जान पड़ा मानो मेरे घर में कई आदमी घुसे हुए आपस में कुछ कानाफूसी कर रहे हैं। ये जानकर मैं जरा डर गई, पर फिर तुरंत ही मैंने अपना जी कड़ा कर और अपने हरवाहों का नाम लेकर उन्हें पुकारना शुरू किया। मेरे 4 हरवाहे थे, उनका नाम ये था फल्गु, ढोढा, घोंघा, कालू। बस इन्हीं चारों का नाम लेकर बार बार मैं पुकारने लगी। उस समय तो मेरी पुकार पर कोई न बोला, पर थोड़ी ही देर में 4 आदमियों ने मेरी कोठरी में आकर मुझे घेर लिया और मुझसे बहुत ही गंदी गंदी बातें कहने शुरू की। ये रंग ढंग देखकर पहले तो मैं बहुत ही डर गई, पर फिर कुछ सोच साच कर मैंने अपने जी को पोढ़ा किया और उन सबों से यूं कहा, अच्छा तुम सबों की बातें मुझे मंजूर है, इसलिए तुम सबों में से 3 आदमी तो यहीं रहें और एक मेरे साथ दूसरी कोठरी में चले। ये सुनकर उन चारों पापियों में से 3 तो उसी कोठरी में ठहरे रहे और चौथा, जिसका नाम धाना था, मेरे साथ हुआ। उसे मैं रसोई घर में ले गई। वहां जाकर मैंने अपने बाप की तलवार जो मेरे पास थी हाथ में लेकर इस जोर से उसकी गर्दन पर मारी कि वो बिना चूं किए ही रुंड मुंड होकर धरती में गिर गया। ये हाल देखकर एक बेर तो मैं कांप उठी, पर फिर धीरे धीरे अपने जी की धड़कन दूर कर और कुछ देर ठहर कर वहीं से परसा को आवाज दी। मेरी पुकार सुनते ही वो तुरंत उस कोठरी में दरवाजे पर आया और कोठरी में अंधेरा देखकर बोला, दिया बुझा दिया क्या? इस पर मैंने हाँ कहा। इस पर फिर वो बोला, धाना कहाँ गया? इसका मैंने यूँ जवाब दिया कि वो बाहर गया है, बस अब तुम जल्द भीतर आओ और अपना काम करके बाहर चले जाओ। मेरी ऐसी बात सुनकर वह उस कोठरी के अंदर ज्यों ही घुसा, त्यों ही मैंने उसे भी एक ही हाथ में 2 टूक करके जमीन में गिरा दिया। बस 2-2 आदमियों को काट कर फिर तो मैं पूरी पूरी निडर हो गई और छिन भर ठहर कर फिर मैंने नब्बू को आवाज दी। मेरी आवाज सुनकर वो उठ दौड़ा और इस तेजी के साथ मेरी कोठरी में घुसा कि उसके कलेजे में तलवार घुसेड़ते मुझे जरा भी देर न लगी। देर तो न लगी, पर कलेजे में तलवार घुसेड़ कर मैंने अच्छा काम नहीं किया था। इस बात का मतलब ये है कि तलवार भोंकी जाने पर वो इतने जोर से चीख मार उठा कि उसे सुनकर कालू तुरंत मेरी कोठरी की ओर यूं चिल्लाता हुआ दौड़ा कि क्या हुआ, कैसा हुआ। पर कोठरी के अंदर घुसते घुसते उस पर भी मैंने तलवार का वार किया और वो घायल होकर दगा दगा कहता हुआ धरती में गिरकर छटपटाने और बार बार पानी मांगने लगा। ये सुनकर मैंने उस कोठरी में दिया बाल कर उजाला किया और बाहर से पानी की कलसी लाकर कालू को कुछ थोड़ा सा जल पिलाया। थोड़ी ही देर में जब वो मर गया तब मैं अपने घर से बाहर हुई। बाहर निकलते ही अपने घर के द्वार पर मैंने अपनी बैलगाड़ी जुती हुई तैयार देखी, जिसमें मेरे ही 2 बैल जुत रहे थे। ये देखकर मैं उस पर सवार हुई और रसूलपुर गांव की ओर चली। मेरे गांव का थाना जल गया था, इसलिए मैं रसूलपुर की ओर चली। मैं उस समय चाहे जिधर भाग सकती थी, पर यह सोचकर कहीं न भागकर सीधी थाने पर पहुंची कि अगर भाग जाऊंगी तो मैं ही इन खूनों के करने वाली समझी जाऊंगी।
पर जो मैं खुद इस वारदात की रिपोर्ट लिखवाऊंगी तो शायद बेदाग बच जाऊंगी। बस यही सब 3-5 सोचकर मैं रसूलपुर गांव की ओर चली और पहर 1.5 पहर दिन चढ़ते चढ़ते रसूलपुर के थाने पर जा पहुंची। वहां आकर मैंने वहां के थानेदार के आगे अपना उसी ढंग का बयान कहा, जिस ढंग का कि वहां पर दूसरे दिन एक अंग्रेज अफसर और कोतवाल के आगे लिखवाया था। बस मेरा बयान सुनकर लिखकर नहीं, फकत सुनकर इस थानेदार ने मुझे एक कोठरी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और आप एक चौकीदार को साथ लेकर मेरे गांव की ओर मेरे घर में हुए खूनों की तहकीकात करने को बैलगाड़ी पर सवार होकर चला गया। उसके जाने पर जो चौकीदार मेरे पहरे पर मुकर्रर हुए थे, उनमें से किसी ने न तो मुझे कुछ खिलाया पिलाया ही था और न किसी तरह की कोई बातचीत ही की थी। उनके बारे में उनका नाम लेकर अंग्रेज अफसर के सामने जो कुछ मैंने अपने बयान में लिखवाया था वो बिल्कुल झूठ है। इसके बाद मैं कानपुर की कोतवाली में लाई गई तो वहां के कोतवाल साहब बड़ी भलमनसी से मेरे साथ पेश आए और बहुत ही आराम के साथ उन्होंने मुझे एक कोठरी में रखा। मुझे ब्राह्मण के हाथ का बनाया हुआ खाने को दिया और किसी तरह की भी तकलीफ न होने दी। उनकी ऐसी शराफत देखकर मैं बहुत ही खुश हुई और आप एक दिन मैंने उन 7 खूनों का सच्चा हाल उन्हें लिखवाकर उस कागज पर अपने अंगूठे की निशानी कर दी। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ इसलिए अंगूठे का निशान करती हूँ। खैर तो 5 खूनों का हाल तो मैं ऊपर कह आई हूँ, अब 2 का हाल और कहकर अपने बयान को पूरा करूंगी। बात यह है कि जब रात को रसूलपुर का थानेदार वहां लौट कर आया तो उसने मुझे अपनी कोठरी में बुलाया। उस समय कोठरी में से बाहर निकालकर जो चौकीदार मुझे थानेदार के पास ले जा रहा था उसका नाम हिंगन था। सो उसे मैंने यह चकमा देकर सब्ज़बाग दिखलाया कि अगर तुम थानेदार को मारकर मुझे यहाँ से निकाल के ले चलो तो मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी। बस वो बेवकूफ मेरी ऐसी बात सुनते ही मेरे बहकावे में आ गया और मुझसे यूं कहने लगा कि अच्छा दुलारी, तुम्हारी बामिसाल खूबसूरती की खातिर मैं अब्दुल्ला को फौरन मार डालता हूँ और तुम्हें यहाँ से बेदाग बचाकर कहीं ले भगता हूँ। बस यूं कहकर वह मुझे अब्दुल्ला की कोठरी में ले गया। मुझे देखते ही अब्दुल्ला ने उसी तख्त पर बैठने का इशारा किया, जिसे समझकर मैं उसी तख्त पर एक किनारे करीने से बैठ गई। अब्दुल्ला उस वक्त दम पर दम प्याले पर प्याले खाली करता जा रहा था। सो वहीं पर हिंगन भी बैठ गया और थोड़ी ही देर में उसने भी 2-3 बोतलें खाली कर डाली। इसके बाद उस हिंगन ने तलवार उठाकर इस जोर से अब्दुल्ला की गर्दन पर मारा कि उसका सिर भुट्टे की तरह उछलकर दूर जा गिरा और उसकी बेसिर की लाश उसी तख्त पर लुढ़क गई। ये तमाशा देखते ही मैंने हंसकर हिंगन को मुबारकबाद दी और अपने हाथ से प्याले में शराब ढालकर उसे पिलाना शुरू किया। 1 घंटे में मैंने इतनी शराब उसे पिलाई कि वो मारे नशे के बेहोश होकर उसी तख्त पर लेट गया। तब मैंने उठकर एक दूसरी तलवार जो वहीं पर एक कोने में रखी हुई थी उठाकर और उसे म्यान से बाहर खींचकर उस हिंगन के कलेजे में घुसेड़ दी। बस इस तरह जब वे दोनों मूजा खत्म हो गए तब मैंने मन ही मन यूं सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आखिर देर तक खूब अच्छी तरह अपना आगा पीछा सोचकर मैंने यही बात ठीक की कि यहाँ से भागना ठीक न होगा। यूं सोचकर मैं उस कोठरी से बाहर हुई और उस कोठरी के पास पहुंची जिसमें रामदयाल वगैरह 6 चौकीदार बैठे हुए आग ताप रहे थे। मुझे अपनी कोठरी के दरवाजे पर देख और मेरी जवानी अब्दुल्ला और हिंगन के मारे जाने की बात सुनकर वे सब इस कदर घबरा उठे कि बस झटपट मुझे उसी अपनी कोठरी में बंद करके सब के सब दौड़ते हुए अब्दुल्ला की कोठरी की ओर आ गए। इसके बाद उस रात को मुझे किसी चौकीदार ने न छेड़ा और मैं भी उस कोठरी की कुंडी भीतर से बंद करके वहीं पर पड़ी हुई एक चारपाई पर पड़कर सो गई। सुबह उस दियानत हुसैन नाम के चौकीदार ने मुझे जगाया, तब मेरी नींद खुली और मैं चारपाई पर से उठकर उसी कोठरी में की एक खिड़की के आगे एक मूड़ा रखकर उसी पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद मैंने एक भरी हुई बंदूक और एक तलवार लेकर अपने मूढ़े के अगल बगल खड़ी कर ली थी और कुछ दिन निकलने पर जब एक अंग्रेज अफसर ने मेरी कोठरी के आगे आकर मुझे कुंडी खोलकर बाहर निकलने को कहा, तब मैं बाहर निकली और मेरे निकलते ही मेरे हाथों में कानपुर के कोतवाल साहब ने हथकड़ी भर दी। इसके बाद उन साहब बहादुर ने मेरा बयान लिया जिसे कोतवाल साहब ने लिखा। वो बयान मैंने ठीक नहीं लिखवाया था, इसलिए कानपुर की कोतवाली में आने पर अपनी रजामंदी से मैंने ये बयान कोतवाल साहब को सही सही लिखा दिया और इस पर अपने अंगूठे की छाप भी भर दी। यूं कहकर सत्यव्रत कोतवाल साहब ने उस बादामी रंग के कागजों को पेशकार के हाथ में दे दिया और यूं कहा कि इन कागजों में इन खूनों की पूरी तहकीकात की कुल कार्रवाई दर्ज है
और ये खूनी औरत 7 खून करने के जुर्म में हुजूर के रूबरू पेश है।